आप सभी को मेरा नमस्कार। संतवीर सर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हमारी सीरीज की क्लास 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन की एक सीरीज है और फोकस किस पे है? एलडीसी और वीडियो एग्जाम्स, स्पेशली जो 2025 के होने वाले हैं इन पर। ठीक है, हाईली रिपीटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड ये आपकी क्लास रहेगी, यानी इसमें वो कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा जो कि हाईली रिपीटेड है, जिन पर क्वेश्चंस आने की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हाई है कि इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आपका जो है रिलेटेड है किससे? रेखिक समीकरणों से, यानी कि लीनियर इक्वेशन से। रेखिक समीकरणों की एक प्रणाली के 3 प्रकार के समाधान से इसके अंदर जो आपके सॉल्यूशन होते हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, कहने को तो ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पर अगर इसका रिवीजन कर लिया जाए तो ये आपको फ्री के नंबर देके जाता है ना। और हम वो नहीं करते हैं तो वहां जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन की जो पर्टिकुलर सिचुएशन बन रही है, या जो आपकी रैखिक समीकरणों की सिचुएशन बन रही है, कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा समाधान इस पे अप्लाई होता है ना। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो आपके जो समाधान होते हैं, आपके जो सॉल्यूशन होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका अनोखा समाधान, आपका अनंत अनेक समाधान, और आपका कोई समाधान नहीं, यानी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये 3 तरह के आपके सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें समझना होगा कि यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, अनोखा, अनंत अनेक और कोई समाधान नहीं, इनको ये नाम दिया क्यों गया? इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा ये A1 A2, ये B1 B2, ये C1 C2 ये है क्या एक्चुअली। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन जो कि हम बाद में करने वाले हैं उसी को देख लेते हैं जरा। देखो, इसके अंदर आपकी एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 9। ये आपकी क्या है? ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आपका एक रैखिक समीकरण है। अब इसके अंदर आपका ये जो है 2x + 3y = जो आपका 9 दिया हुआ है। इसमें ये जो x आपका दे रखा है, इसके साथ ये जो 2 कांस्टेंट है, या y के साथ ये जो 3 कांस्टेंट और ये जो 9 कांस्टेंट है, यही a b और c। और क्योंकि इक्वेशंस हमें 2 दे रखी हैं, तो ये आपका a1 है, ये आपका b1 है और ये आपका c1 है। इसी तरह जो आपकी दूसरी नंबर की इक्वेशन है, यानी 4x + 6y = आपका जो 18 है, इसके अंदर ये x के साथ ये जो 4 वो कांस्टेंट दे रखा है, ये आपका a2 है, 6 जो आपका ये b2 है, और ये जो 18 है ये आपका c2 है। क्लियर है आपको? लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो आपको ये समीकरण दे रखा है, इसके अंदर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 एक्चुअली है क्या, ये हमने समझ लिया। अब इसको हम सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या? रेखिक समीकरण बनते कैसे हैं, इनके जो 3 सॉल्यूशन है और क्या इनका कॉन्सेप्ट है, उनको याद कैसे रखा जाए, याद रखने की टेक्निक भी आपको मैं साथ के साथ बताता चलता हूँ। हाँ जी, तो अब देखो, सबसे पहला यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या है बताओ? यूनिक का मतलब क्या है? अनोखा, कोई ऐसी चीज जो सबसे अलग है। ये समाधान क्या? अनोखा है, यानी इसके जैसा और समाधान नहीं है। कोई चीज यूनिक अपने आप में एक ही होती है। कैसे? कोई चीज अपने आप में यूनिक एक ही होती है। तो इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या अनोखा समाधान में आपकी जो लाइन होती है किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। यानी कि इसमें जो आपकी रेखिक समीकरण की जो रेखाएं होती हैं वो किसी क्षमा वो आपकी किसी एक पॉइंट पे, ये मान लो आपकी लाइन 1 है और ये आपकी मान लो लाइन 2 है, ये किसी एक ही पॉइंट पे आपकी प्रतिच्छेद यानी कि आपकी इंटरसेक्ट कर रही होती है। क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए आपको सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं? यूनिक है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन है। क्या? यूनिक। कैसा? यूनिक सॉल्यूशन है आपका, अनोखा समाधान है। और ये होने के लिए कंडीशन क्या बननी चाहिए? वही जो अभी आपको मैं a1 a2 b1 b2 समझा के आया हूं, उसमें कंडीशन आपकी क्या बननी चाहिए? उसमें आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा आपको?
तो ये होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसका पर्टिकुलर कुछ स्टार्टिंग से एक डिटेल में इस चैप्टर को करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो इतना आपका सफिशिएंट है, आपको याद रखना है। तो यूनिक सॉल्यूशन में लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, यूनिक होती है, इसलिए इसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस केस में a1/a2 जो कि आपके x के साथ के आपके कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, और b1/b2 जो आपके y के साथ के कांस्टेंट टर्म होते हैं, उनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। ऐसे याद रख लो, ये आपस में नहीं होता है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम जरा। अगला अपना क्या है? अगला अपना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन अपना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब अनंत अनेक समाधान। यार समाधान उसमें यूनिक था और अनोखा था, इसमें क्या अनंत समाधान है। किसी भी लाइन में अनंत समाधान कब होंगे? जब वो लाइन, दो लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? संपाती हो जाएंगी, एक के ऊपर एक लाइन आ गई, यानी एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन भी इसके इमीडिएट इसके ऊपर ही आ गई, यानी कि क्या हो गई? आपस में कोइंसाइड कर गई, कोइंसाइड कर गई, संपाती होगी। तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन तो एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट है, और कितने पॉइंट है हमें पता ही नहीं है। इनफाइनाइट पॉइंट पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि एक के ऊपर एक है ना। अनंत अनेक समाधान, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको इसीलिए ही नाम दिया गया। और क्योंकि इतनी सारी जगहों पे आपका ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, अब हमें पता ही नहीं कितनी, भाई एक के ऊपर एक लाइन रख दो, उसका इंटरसेक्शन का पॉइंट तो बहुत सारे हो जाते हैं, आप गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट है। तो इस केस में आपकी जो सिचुएशन बनती है वो क्या बनती है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। बराबर क्यों? एक के ऊपर एक आ गया, बिल्कुल बराबरी से एक के ऊपर एक लाइन आ गई, एक लाइन है उसके ऊपर आपकी ये दूसरी लाइन आ गई, बिल्कुल आपकी संपाती होगी लाइन, आपकी ये जो लाइन है कोइंसाइड कर गई। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन है, क्योंकि एक के ऊपर एक है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नाम दिया गया। और इसकी कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर होती है b1/b2 बराबर होती है c1/c2। क्लियर है आपको? अगला, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब कोई चीज का नो सॉल्यूशन कब होगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस केस में आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे, लेना देना था, और कैसा लेना देना था? यूनिक था, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमने याद कैसे रखा? इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, एक ही पॉइंट पे ऐसे क्रॉस बन रहा है, तो इसमें a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। सेकंड हमने क्या पढ़ा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनंत अनेक समाधान। इसमें क्या होता है? मतलब अनेकों पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन आ गई। तो इस केस में क्या है? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर होता है। तीसरा जो आता है आपका नो सॉल्यूशन। हाँ भाई, नो सॉल्यूशन मतलब आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में ये मिल ही नहीं रही है कहीं पे, यानी ये आपस में क्या है? ये वाली लाइन आपस में क्या है? नो सॉल्यूशन के टाइम पे आपस में क्या है? ये पैरेलल है। इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा, इसमें रेखाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। कोई भी चीजें समांतर या पैरेलल होती हैं तो आपस में उनका कोई लेना देना नहीं होता है। देखो ना, एक के ऊपर एक होती है, कहीं पे इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही है, इसलिए इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे नो सॉल्यूशन का, तो इस पे लाइन ऐसी बन जाएगी, आपस में कोई लेना देना है ही नहीं। या तो ऐसे बना लो, नहीं तो ऐसे बना लो, वो आपकी इच्छा है, कोई सोल्यूशन है ही नहीं, आपस में कहीं पे मिल ही नहीं रही है। तो इसको हम इस तरह का जो हमारा रेखिक समीकरण होगा, जिसमें लाइन क्या है? आपकी समांतर है, यानी आपकी लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। ऐसी में आपका कंडीशन क्या होगी? a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 के। याद रहेगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के, है ना। एक क्विक रिवीजन अगर अपन कर लें जल्दी से, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहला हमने क्या पढ़ा? a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के। ऐसा कब होगा? जब लाइन आपस में क्या होगी? कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? आपस में इंटरसेक्ट बोल सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं हम लोग?
आपस में इंटरसेक्ट या आप कह सकते हो प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी, जब आपकी A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 बराबर हो गया C1 बटे C2 के बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि लाइन आपस में क्या है, संपाती है, एक के ऊपर एक लाइन, मतलब एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आपकी क्या है, कोइंसाइड कर रही है, इसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है, इस तरह से संपाती है। यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन के पॉइंट तो न्यूमरस हैं, अनेकों हैं, तो सोल्यूशन भी क्या होंगे, अनेकों होंगे। इसलिए ऐसी लाइन जो होती हैं इसकी पहचान कैसे होती है, इसका A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 बराबर होता है आपका C1 बटे C2 के। ठीक है। तो ये कौन सी लाइन होगी आपकी, ये होगी आपकी जब लाइन आपकी संपाती है, यानी कि आपकी कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक आ रही है। और तीसरा हमने सॉल्यूशन क्या पढ़ा हमारा, जब आपस में कोई लेना देना ही नहीं है जी। लेना देना कब नहीं है, जब लाइनें आपस में क्या है, ग्राफ के ऊपर समांतर है। ठीक है, क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे केस में आपका रेखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा, यानी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, वो आपका क्या होगा, A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर होगा। लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, C1 बटे C2। याद कैसे रखोगे, यहाँ इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस बनता है, तो इसलिए आपस में नहीं मिलेंगे, यहाँ भी क्रॉस बनेगा। A1 बाई A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। दूसरा, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, क्योंकि लाइनें क्या आपकी संपाती हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर एक है। और तीसरा क्या है, लाइनें आपकी क्या हो गई, पैरेलल होगी। एक लाइन आपकी अगर ये है तो नीचे वाली एक आपकी दूसरी लाइन है, आपस में क्या है, ये समांतर है, यानी पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है आपकी ये लाइन। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। आई होप आपको ये तीनों सिचुएशंस याद रहेंगी। इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये फ्री के नंबर है और मेरे को यकीन है कि इतना समझाने के बाद आपको जरूर इसका एडवांटेज मिलेगा, है ना, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। चलो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे। देखो जी, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे हम। और प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न कह रहा है अपना, भाई हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस हैव। निम्नलिखित समीकरणों के कितने हल हैं, के कितने हल हैं। तो हल इसके कितने, ये हमें बाद में पता चलेगा, पहले हम देखते हैं आपका 2x, एक मिनट, 2x प्लस आपका 3y इज इक्वल टू आपका 9 है। और दूसरी आपकी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है आपकी, लिख लीजिए आप, 4x प्लस 6y आपका क्या है, 18 है। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका B2, ये हो गया आपका C1 और ये हो गया आपका C2। इनका अनुपात देख लेते हैं। तो इनका अनुपात देखते हैं जरा। तो अब आपका अनुपात देख लेते हैं इनका। A1 क्या है, 2, ये देखो ना, A1 आपका 2 है, A2 क्या आपका 4 है, बटे में 4। एक बार हम लगा लेते हैं, बराबर है नहीं, इज इक्वल टू का निशान तो लगाएं। B1 आपका क्या है, 3 है, और B2 आपका क्या है, 6 है, इज इक्वल टू C1 आपका क्या है, 9 है, और C2 आपका क्या है, 18 है। चलिए ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 2 से ये 4, ये आपका बन गया 1/2। ये 3 से ये 6 आपका क्या बन गया, 1/2। ये 9 से 18 आपका क्या बन गया, 1/2। अब आपने देखा भी, इसको देखने के बाद आपने ये जाना कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, है ना। ऐसा किस में होता है, अभी हमने बोला सब कुछ बराबर है, यानी रेखाएं क्या है, एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं, यानी कि कोइंसाइड कर रही हैं। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन है, निम्नलिखित समीकरण के कितने हल होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका अनंत अनेक समाधान होंगे, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि
अनंत, अनंत अनेक समाधान। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा और अब बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। बाकी डीप में हम इसको लेटर जब एक पूरा एक प्रॉपर कोर्स लेके आएंगे तब देखेंगे। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे याद रख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ये हम मिटा लें। हाँ, तो 5 नंबर क्वेश्चन अब आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहता है हाउ मेनी सोल्यूशन डू द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन है, यानी निम्नलिखित समीकरणों में कितने हल हैं। तो अब आपने देखा ये आपका 2x है, प्लस में आपका 3y है, और इज इक्वल टू में आपका 9 है, और उसके बाद क्या आपका 4x है प्लस 6y है, और बराबर में आपका 27 है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो सर ये आपका हो गया A1, मैंने कहा हाँ। सर ये हो गया आपका A2, मैंने कहा हाँ। क्या ये जो 4x के साथ वाला, ये हो गया आपका B1 3 के साथ वाला, ये आपका हो गया B2, ये हो गया आपका C1, और ये हो गया आपका C2। इतना क्लियर है? मैंने कहा हाँ जी सर क्लियर है। तो भाई सर अब अनुपात देख लेते हैं इसका। हाँ जी बिल्कुल देख लेते हैं। तो अनुपात क्या होगा, A1 आपका 2 है, ये तो 2 है ना, और A2 आपका क्या है 4 है। एक बार बराबर लगा लेते हैं, होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे। B1 क्या है आपका 3 है, और B2 आपका क्या है 6 है। तीसरा देखते हैं, C1 आपका क्या है 9 है, और C2 आपका क्या है 27 है। ठीक है, ये अनुपात आ गया अपने पास, आ गया ना अनुपात। अब इस अनुपात को अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बनेगा अपना। देखो जी, ये बनेगा 2 से 4 गया, ये आपका बन गया 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 3 से 6 गया, आपका बन गया 1/2, और ये 9 से 27 गया, अरे ये तो 1/3 बन गया। हाँ सर कौन सी क्वेश्चन याद आई सर, पहले ही हमें पता चल जाता। अगर ये जो आपका 1/2 इस 1/2 के अगर बराबर नहीं होता, हम पहले ही कह देते कि लाइन आपकी क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, उसका कोई ना कोई एक यूनिक सोल्यूशन होगा, उसका कोई ना कोई एक यूनिक सोल्यूशन होगा। पहले वाला अनोखा वो तो है नहीं। दूसरा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब संपाती होती है एक के ऊपर एक होती है, जब तब सारे बराबर होते हैं, वो भी नहीं है। तीसरा क्या होता है, जब वो आपस में समांतर है, आपस में पैरेलल है, तब क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है, लेकिन C1/C2 जो होता है वो उसके बराबर नहीं होता। और यहाँ पे वही है, ये आपस में बराबर है, लेकिन ये जो आपका है यहाँ पे, ये आपका आपस में बराबर नहीं है ना। तो अब अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। तो A1/A2, इस केस में आपका A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हुआ किसके, C1/C2 के। ठीक है, तो इस केस में आपका सॉल्यूशन क्या हुआ, हाउ मेनी सॉल्यूशन। मैंने कहा जी लाइन के आपस में संपाती है, तो सॉल्यूशन क्या होगा अपना, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि संपाती नहीं है, समांतर है। क्या है, समांतर है, पैरेलल है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, नो। हाँ जी, अपना आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन आपका आंसर होगा, यानी कोई समाधान, कोई समाधान, कोई समाधान नहीं, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हम 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन ये आपको देखना जरूर बेनिफिट देके जाएगा और आप याद करोगे कि हमने क्या पढ़ा था। चलो अब एक एडिशनल क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ एलडीसी एग्जाम के लिए। हो सकता है आपके एलडीसी एग्जाम उसमें वीडियो एग्जाम में आ जाए, लेकिन इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एलडीसी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के अपने पास 2 तरीके हैं। एक तो आपका तरीका क्या है, इसके ऑप्शंस में उठा के ना जरा यहाँ नीचे ले आता हूँ। इसको करने के हमारे 2 तरीके हैं। पहला तरीका ऑप्शन मेथड, क्या है तरीका 1 इस क्वेश्चन को करने का, तो आपका पहला वे है, पहला तरीका है वो है ऑप्शन से करना, और दूसरा तरीका डिटेल कॉन्सेप्ट से करना। ठीक है, अब ये चॉइस आपकी है भाई, आपको इसको ऑप्शन से करना है या कॉन्सेप्ट से करना है। मेरा मानना ये है ऑप्शन से करो, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना है इसको और जल्दी करना है, आपका मोटिव ये है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को देख के आपको याद आना चाहिए, अच्छा सर ये वो क्वेश्चन है, ठीक है इसके साथ ये कॉन्सेप्ट बताया था और इसके साथ ऐसे ऑप्शन से करना था। अच्छा ऑप्शन से कैसे करते नहीं आता सर, कॉन्सेप्ट तो याद है क्योंकि हमने चीज़ों को समझा है। हमारा जो फोकस है वो समझने पे होना चाहिए। एक बार आपको समझ आ गया ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। समझ रहे हैं? चलो जी,
तो इसको पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का अपना कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ जी, तो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का आपका, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है। इसमें आप एक चीज देखो, आपको इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको ऑप्शन ऐसे देना कांस्टेंट हो 2 -1 0 ऐसा, तो आप वैल्यू को लेट करके कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वैल्यू लेटिंग से वैल्यू लेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 100% तो हमेशा नहीं काम करता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको पहले ऑप्शन देखने हैं। अच्छा ऑप्शन कांस्टेंट दिए हुए हैं, चलो सर वैल्यू पुटिंग करके देखेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करके देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पर वैल्यू पुटिंग करने के लिए भी तो हमें थोड़ी सी क्या चाहिए, अकल चाहिए। अब अकल क्या चाहिए हमें, हमने ये देखा कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है जी, 1 दिया हुआ है। मैंने कहा कुछ ना कुछ मैं b और c की ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि मेरे पास 1 आ जाए। ठीक है जी, आपने कहा सर एक काम करो, b को 1 पुट कर दो, मैं कहा ठीक है, और c को 0 पुट कर दो, तो आंसर आ गया 1। कैसे आ गया, c को आपने 0 पुट किया तो इनफाइनाइट चला जाएगा, बटे में 0 कभी आ ही नहीं सकता, बटे में 0 आने का मतलब इनफाइनाइट, वैल्यू क्या इनफाइनाइट तक जाएगी। 0 से गुणा करने पे 0 आता है, 0 से जब आप डिवाइड करते हो तो 0 नहीं आता, इस बात को याद रखना है। तो अब क्या करना है, मैंने कहा थोड़ा सा सोचो। आपने कहा सर क्या सोचें, मैंने कहा आपको मैं थोड़ा ब्रॉड करके इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। b प्लस 1/c बराबर आपका 1 दिया हुआ है, ये देखो ना, ये दिया हुआ है। तो सर क्या करें, मैंने कहा ये करो, b की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो और c की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि 1 आ जाए। कहा सर 1 पुट करता हूं तो यहां तो 1 आ जाता है, लेकिन इस c को उड़ाने के लिए कुछ वैल्यू ही नहीं है मेरे पास 0 में वोट नहीं कर सकता। मैंने कहा काम क्यों नहीं करते, एक को तोड़ के देखो, एक किससे बना हुआ है, कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ सर, अगर इस c की जगह पे 2 आ जाए तो 1/2 आ गया, ये b रह गया ऐसा ही है ना, और यहां 1 आ गया, तो b आपका क्या आ गया, 1 - 1/2 आ गया, यानी b आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया। कहने का मतलब अगर सर जी मैं अगर यहां पे c को लेट कर लेता हूं 2, ठीक है, तो ये आपका 1/2 बन गया। 1/2 जब उधर गया, 1 में से 1/2 माइनस हुआ, तो b की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। वाह भाई वाह, वैल्यू मिल गई हमें। हाँ जी बिल्कुल मिल गई, ठीक है जी। तो मैंने ये पाया कि सर अगर मैं c को लेट कर लेता हूं c को इज इक्वल टू 2 और b को मैंने क्या 1/2, तो मेरे पास 1 जरूर आता है। देखो कैसे, b है ना, ये b है, b की जगह मैंने 1/2 रख लिया और c की जगह पे मैंने 2 रख लिया, ये जो c है, तो मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। वाह भाई वाह, वैल्यू मिल गई, मेरे को वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये लेट मैंने ऐसे ही नहीं किया, पूरा आपको करके दिखाया। तो यहां से मुझे c की वैल्यू 2 मिल गई और b की वैल्यू 1 मिल गई, जो कि पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो भाई दूसरे को भी करनी चाहिए। अब दूसरी में क्या है, आपको a दिया हुआ है, ये देखो ना, ये जो दूसरी इक्वेशन है अपनी, ये वाली, ये जो दूसरी इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको हल कर लेते हैं। क्या है, a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। मैंने कहा एक काम क्यों नहीं करते, अभी हमने b की वैल्यू तो पा ली है, क्या 1, उस b की वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो 1/1 हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया, और a इज इक्वल टू क्या, a प्लस में है ना जी। 1 मिनट, 1/2 आई ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। b की वैल्यू हमारी 1/2 आई है ना जी, 1/2 आई है ना, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 1 आपका बनेगा 1। हाँ, तो सर जी b की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गई। मैंने कहा ठीक है, तो आपने इस b की जगह पे 1/2 पुट कर दिया, तभी तो a की वैल्यू मिलेगी ना, आपको a की भी तो वैल्यू चाहिए, तभी तो आप फाइंड वैल्यू, आपसे a गुणा b गुणा c की वैल्यू पूछिए भी क्या होगी, ये पूछिए ना क्वेश्चन के अंदर। हाँ ठीक है सर, ये a को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे 1 है,
और बटा में 1/2 हो गया, क्योंकि b की वैल्यू 1/2 आई है ना, बटा में ये हो गया। हो गया। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, खिसका लेते हैं, इसको हम यहाँ खिसका लेते हैं, यहाँ ले गए। ठीक। हाँ, तो आपने ये पाया इस क्वेश्चन के अंदर कि अब आपके पास ये सिचुएशन बन गई है कि a प्लस में 1 में ये जो b था, इस b की जगह आपने 1/2 डाली। वो 1/2 कहाँ से आई? इससे आई जब आपने इसको सॉल्व किया। हाँ बिल्कुल, ये 1/2 है, तो इसको अब ये 2 ऊपर चला जाएगा ना आपका। हाँ जी बिल्कुल चला जाएगा। ये कैसे चला गया सर? ये ऐसे चला गया कि जब ये 1 था ना, थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो आपका ये 1 है, ये एक्चुअल में 1 नहीं है a के साथ, ये a के साथ 1/1 है, और इसके बटे में आपने b की वैल्यू जो कि 1/2 है आपने डाल दी। अब आप जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो देख लो। इसका गुणा इससे होगा और इस बाहर वाले को, बड़े वाले को गुणा बड़े से होगा। तो ये क्या बन गया आपका? a प्लस, ये देखो ना, ये 2 इस 1 से गुणा हुआ, यानी 2 गुणा 1, और बटे में आपका 1 गुणा 1, और इज इक्वल टू में आपका क्या दिया होगा? यहाँ पे इज इक्वल टू में आपका 1 दिया होगा ना। ये देखो, इज इक्वल टू में आपका 1 दिया हुआ है। बिल्कुल जी, इज इक्वल टू में आपका 1 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू अब क्या रखें? a इज इक्वल टू 1, और ये माइनस का आ गया 2, 2 गुणा 2 2, और 1 गुणा 1 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -1 आ गई। यहाँ से आपने a की भी वैल्यू पा ली, -1। ठीक है जी, बढ़िया, मजा आ गया सर। तो आपने क्या पाया? c की वैल्यू 2 पाई। हाँ जी सर, c की वैल्यू 2 पाई जो आपने पहले लेट किया, और b की वैल्यू आपने 1/2 पाई। हाँ जी सर, b की वैल्यू 1/2 पाई, और जब इसकी वैल्यू वहां पुट की अगली इक्वेशन में, तो a की वैल्यू -1 आ गई। तो कुल मिला के अपने पास सबकी वैल्यू आ गई, a b और a c और b की। अब इसको पुट कर देंगे। अब पूछा क्या है अपने से क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट a गुणा b गुणा c की वैल्यू पुट करो। a b और c क्या होगा, यही तो हमसे पूछा है ना। तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें। देखिए, a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? a की वैल्यू अपने पास -1 आ गई, गुणा में b की वैल्यू अपने पास क्या है? 1/2 आ गई, और c की वैल्यू अपने पास क्या है? 2 आ गई जी। इस 2 से 2 कट गया, -1 से 1 गुणा हुआ, तो माइनस को जब 1 को +1 से गुणा करते हैं तो -1 ही क्या होता है? अपना आंसर होता है। यही अपना आंसर हो गया। तो -1 क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। नहीं समझ आया? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बोनस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। हाँ जी, ये रहा आपका बोनस क्वेश्चन। इसको मैं जरा थोड़ा सेट कर लूँ। तैयारी अपने पास पूरी है ताकि आपको कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है। मैंने कहा जी वैल्यू पुटिंग करो। क्यों करें सर? मैंने तुम्हें बताया था 100 में से 90% टाइम पे ये टेक्निक आपकी काम कर जाती है। आपने देखा ए का मान, ऑप्शन दिए आपके पास 4, 0, 1/2, 2 और 1। ऑप्शन क्या आपके कांस्टेंट है। जब आपके ऑप्शन कांस्टेंट है तो आप वैल्यू पुटिंग वाला काम कर सकते हो। आप वैल्यू पुटिंग वाला काम कर सकते हो। सर करें कैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेते हैं जी। आपने कहा जी सर, मैंने कहा बोलो। आपने कहा सर ए प्लस 1/b अपने पास 1 दिया हुआ है। मैं कहा फिर क्या सर, ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यू बताओ ना। 1 मिनट। हाँ, आपने कहा जी सर ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू बताओ ना जिसको पुट करें तो 1 आ जाए। मैंने कहा यार सोच के देखो, ए को अगर 1 पुट करोगे तो बी को 0 पुट करोगे तभी 1 आ सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका बटे में 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट होता है, ये पॉसिबल है नहीं। मैंने कहा यार वही काम कर दो। एक काम क्यों नहीं करते, ए को 1/2 पुट कर दो। मैं ठीक है जी, ए को सर जी 1/2 पुट कर दिया। तो मैंने कहा यहाँ पे 1/b रह गया और इज इक्वल टू 1 है, तो बी को क्या पुट कर दो? मैंने कहा जी बी को 2 पुट कर दो। क्यों? मैंने कहा जी 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है? 1 ही होता है। लो जी, ए की भी वैल्यू मिल गई, बी की भी वैल्यू मिल गई, जैसे पीछे सिखाया मैंने। यही सिखाया ना मैंने? बिल्कुल सर आपने ये सिखाया। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला? यहाँ से मेरे को
ए की वैल्यू 1/2 मिल गई और बी की वैल्यू 2 मिल गई ना। वैल्यू पुटिंग करके देखी हमने। अब कहा सर सी की कैसे निकालें? मैंने कहा कोई बात नहीं, सी की भी निकाल लेते हैं। अगली इक्वेशन क्या है अपने पास? अगली इक्वेशन अपने पास ये है बी प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 है। जो हमने पहली इक्वेशन सॉल्व की उससे हमने बी की तो वैल्यू निकाल ली है। क्या निकाल ली है? 2। तो प्लस में 1/c इज इक्वल टू 1 है। मैंने कहा ठीक है सर 1 कैसे लेके आए? मैंने कहा काम क्यों नहीं करते, सी को -1 पुट कर दो, क्या जाता है? क्यों सर? मैंने कहा लो सर, सी को -1 पुट कर दिया। 1/-1, जब 1/-1 होता है तो वो क्या बन जाता है? वो आपका 1 ही बन जाता है, -1 ही बन जाता है। तो 2 - 1 आपको क्या देगा? 1। यही तो आपको चाहिए ना, 1। तो सी की वैल्यू मिल गई। अरे वाह, मजा आ गया। मैंने कहा ऐसे मजा आ गया। वैल्यू लेट करके ए की वैल्यू 1/2 मिल गई, बी की वैल्यू 2 मिल गई और सी की वैल्यू आपको -1 मिल गई। मिल गई? मैंने कहा मिल गई। चाहिए क्या? चाहिए सी प्लस 1/a की वैल्यू चाहिए। हाँ जी बिल्कुल चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए c प्लस 1/a की हमें वैल्यू चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। चलो जी कर देते हैं इसको। c की वैल्यू क्या है? -1 प्लस a की वैल्यू क्या है? 1/2। 1/1/2 यही है ना। इसको मैंने आपको कैसे लिखना सिखाया अभी थोड़ी देर पहले तो सिखाया। कैसे? सर फिर से सिखा दो। मैंने कहा लो, ये जो आपका पर्टिकुलर चीज को कैसे लिखोगे? ये जो आपका एक है ये वाला, इसको हम लिखते हैं 1/1 क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो आपका है उसके साथ तो बटा लगा ही हुआ है और ये बटे में 1/2। अच्छा सर फिर? मैंने कहा फिर कुछ नहीं करते, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। ऊपर वाला ऊपर रहता है, नीचे वाला नीचे रहता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो -1 है ही है। ये 2 1 से गुणा हो गया, देखो ना, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा हो गया। हाँ बिल्कुल। तो ये आपका हो गया 2 गुणा 1 और ये नीचे वाले से गुणा हो गया, बीच वाला 1 गुणा में 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो -1 प्लस में 2 आ गया। तो आंसर आपका क्या आ गया? इसका 1 आ गया। 1 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। किसका? ये जो आपसे पूछा था। क्या पूछा था? c प्लस 1/a का जो मान पूछा था। तो क्या आया आपका? आंसर आ गया 1। ये लो जी, 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो फिर लंबी हो गई है थोड़ी सी, 32 मिनट की। एक क्वेश्चन और मेरे कराने की इच्छा है। मैंने पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और अगर बहुत ध्यान से देखी हो तो मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था इसमें वेरिएशन आती है। सर वेरिएशन कैसे आती है? उसमें तुमसे पूछा था सिक्के कितने हैं। आई थिंक मेरे ख्याल 50 पैसे के सिक्के पूछा था, और इसमें तुमसे मैंने तब ये बोला था कि अगर सिक्के की जगह अगर तुमसे ये पूछ लिया कि 50 पैसे की जो सिक्के हैं उसका मूल्य बताओ, उसकी वैल्यू बताओ, कितने रुपए के सिक्के हैं, तब तुम क्या करोगे? लो तुम्हारे सामने वही क्वेश्चन आ गया। अब की बार उसने सिक्के नहीं पूछे हैं, इस बार उसने वैल्यू पूछी है। इस बार उसने तब तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य बताइए। तो इसको मैं तुम्हें सिखाया ही था। अब जल्दी जल्दी, अब डिटेल में नहीं, अब तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड एग्जाम में मैं कैसे करता। देखो तुम्हारे पास एक बैग में क्या है? 5 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का, ठीक है, और 1 रुपए का। ये 3 तरह के तुम्हारे पास सिक्के हैं। और सिक्कों का अनुपात क्या है? सर सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। अच्छा, और तुम्हें टोटल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है। भाई जो अनुपात है वो तो सिक्कों का है, और तुम्हें इसको रिलेट किससे करना है? इसको तुम्हें रिलेट किससे करना है? इसको तुम्हें मूल्य से रिलेट करना है। तो भाई एक काम करो ना, इस सिक्के के जो अनुपात है ये जो 2:3:5, इसको मूल्य में कन्वर्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है सर वो कैसे होगा? अरे कल बताया तो था, फिर बता देते हैं। 5 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे? रुपए कितने बनेंगे? 10। 2 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे? 6। 1 रुपए के अगर 5 सिक्के तो रुपए कितने बनेंगे? 5। अनुपात आ गया। अब जो ये 10, 6 और 5 का जो आपका अनुपात आया, किसका अनुपात है? मूल्य का अनुपात है। ठीक है, अच्छा जी, कोई बात नहीं सर, मूल्य का अनुपात है। मैंने कहा हाँ सर, मूल्य टोटल कितने हैं? 273। और इसका टोटल कितना है? 10 + 6 + 5, यानी 10 और 6 16 और 5 21, यानी 21 का मान आपको 273 दिया हुआ है। आपको मान निकालना किसका है? आपको निकालना है, ध्यान से पढ़ेंगे, अब आपको निकालना किसका है?
तब 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना होगा। तो 2 रुपए के सिक्के ये रहे, 2 रुपए के सिक्के का जो मूल्य है, ये 3 तो अनुपात सिक्कों का है, लेकिन जो 6 अनुपात है ये आपका मूल्य का अनुपात है। डायरेक्ट इससे गुणा कर दिया जी। हाँ जी सर। तो इसको एक काम करते हैं, ये 3 से काट दिया, 3 दूना 6, 3 सत्ता 21, इसको 7 से काटेंगे, 7 के टेबल में 7 या 21, 6 बचा, 6 63, 7 निमे 63, 39 इंटू 2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि 78 रुपए। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कॉइन 78 रुपए। जो 2 रुपए के सिक्के हैं उसकी वैल्यू क्या है आपकी 78 रुपए। फिर से देख लें क्या एक बार। हाँ जी फिर से देख लेते हैं। क्या 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए एक थैले में, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के किस अनुपात में, 2 3 5 के अनुपात में। यदि उनका कुल मूल्य 273 है, तब 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना होगा। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, नहीं 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, लेकिन यहां पूछ रहे 2 रुपए के जो सिक्के हैं उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है। तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं 2 हैं, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो मूल्य आएगा 10। ठीक है। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो आपके पास है 3, गुणा करेंगे तो मूल्य कितना आएगा 6। ठीक है। 1 रुपए के 5 सिक्के, तो मूल्य कितना आएगा 5। तो ये जो आपका अनुपात आया कौन सा सर, ये 10, 6 और 5 का, ये अनुपात किसका है आपका मूल्य का अनुपात आया। मूल्य यानी आपका वैल्यू, आपका वैल्यू का अनुपात आया ये। और टोटल वैल्यू आपको दी कितनी है 273। तो कितना है मूल्य 10 और 6 16 और 5 21। 21 जो है 273 को बिलोंग करता है। हाँ जी। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में ये पूछा है तब 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना होगा। तो 2 रुपए के जो सिक्के ये रहे आपके, ओहो क्या चक्कर हो गया। हाँ तो 2 रुपए के जो आपके सिक्के हैं इसका मूल्य 6 है, 6 है ना अनुपात में, तो गुणा कर दिया मैंने 6 से। अच्छा सर सॉल्व करा दो। मैंने कहा लो 3 दूनी 6 और 3 सत्ता 21। अच्छा सर फिर आगे मैंने कहा लो 7 से इसको काटो, 7 या 21 बचा 6 63, 7 निमे 63, 39 को जब अपने 2 से गुना किया तो 78 क्या हो गया आपका आंसर हो गया 78 रुपीज। अच्छा अगर यही पूछ लेता कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो बताओ कितने होंगे, तो भाई साहब 78 रुपए है ना, 78 रुपए में सिक्के कितने होंगे भाई, 2 रुपए का सिक्का है ना, तो टोटल 39 सिक्के होंगे। 39 आपके सिक्के होंगे। सिक्के पूछ लेते तो आपके 39 होते। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 78। तो भाई इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देने वाला है कि पूछा क्या गया है, इसलिए ही मैंने कल इतना टाइम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। दोबारा उस वीडियो पे जाइए, उसको ध्यान से समझिए तो आपको वेरिएशन पता चलेगी कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपकी वेरिएशन क्या थी। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।